नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। गुजरात आज तक के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे गुजरात एटीएस ने कैसे नाकाम की है बड़ी आतंकी साजिश, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष ने चुनाव नतीजों से पहले ही क्यों मान ली है हार, और लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण में वोटिंग के दौरान कैसे पोलिंग सेंटर्स पर नजर आए बॉलीवुड के तमाम सितारे। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी और अहम खबरें होंगी। बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी श्रीलंका के नागरिक हैं जो पाकिस्तानी हैंडलर के इशारों पर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के मकसद से अहमदाबाद पहुंचे थे। गुजरात में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस के आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान से जुड़े हैं साजिश के तार। ये वो 4 आतंकी हैं जो खतरनाक मंसूबे के साथ श्रीलंका से भारत पहुंचे थे और इनका वास्ता आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से है। ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने इन सभी को धर दबोचा। चेन्नई से अहमदाबाद पहुंचने के बाद चारों आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के मैसेज का इंतजार कर रहे थे। अहमदाबाद से इन्हें टारगेट लोकेशन पर पहुंचना था जहां इन्हें हथियार मिलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। कि ये लोग कोलंबो से चेन्नई 19 तारीख को उन्होंने टिकट बुक कराया है, सेम पीएनआर में बुक कराया है। 19 तारीख के सुबह वो 3 बजे चेन्नई पहुंच गए और उसके बाद शाम का फ्लाइट लेकर चेन्नई से वो अहमदाबाद आए और अहमदाबाद 19 तारीख के शाम को करीब 8 सवा 8 बजे यहाँ लैंड किए। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की अलग अलग टीम्स की रचना की गई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उनको अलग अलग स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे डिप्लॉय किया गया। और जैसे ये 4 लोग एयरपोर्ट पे आए, उनको डिटेन करके प्राथमिक पूछपरछ की गई। एटीएस को आईएसआईएस के आतंकियों के अहमदाबाद आने की जानकारी मिली, जिसके बाद जाल बिछाकर इन चारों आतंकियों को धर दबोचा गया। इन चारों आतंकियों के नाम मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद फारिस, मोहम्मद नफरान और मोहम्मद रशदीन हैं। सभी श्रीलंका के रहने वाले हैं। ये चारों इसी साल फरवरी में पाकिस्तान में रहने वाले आईएसआईएस के आतंकी अबू के संपर्क में आए थे और इसके बाद इन्हें भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए भेजा गया था। उन्होंने पूछपरछ के दरमियान एटीएस के अधिकारियों को यह बताया कि इसी साल फरवरी में पाकिस्तान के रहवासी अबू, जो ओरिजिनली श्रीलंका के हैं लेकिन अब पाकिस्तान में रहता है, अबू के साथ वो फरवरी 2024 में संपर्क में आए थे। ये अबू जो पाकिस्तान में रहता है वो आईसिस का लीडर है और उसके साथ फरवरी से लेकर अभी तक संपर्क में रहे ये 4 लोग। और आईसिस की जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी पे संपूर्ण ढंग से वो रेडिकलाइज्ड हो गए और रेडिकलाइज्ड होने के बाद भारत में किसी भी जगह पे वो टेररिस्ट एक्ट करने के लिए उन्होंने अपना तैयारी बताया। इन चारों आतंकियों के पास से एटीएस को 2 मोबाइल फोन, श्रीलंका और भारत की करेंसी भी मिली है। पाकिस्तान में रह रहे आईएसआईएस आतंकी अबू ने इन्हें 4 लाख रुपए दिए थे और बताया गया है कि ये सुसाइड बॉम्ब बनने तक के लिए भी तैयार थे।
उनको जो पकड़ा है उसके बाद जो मैसेज मिले उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि यहूदियों के साथ बीजेपी और आरएसएस के कुछ नेता जो लोग हैं उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उनको टारगेट बनाना था, पर वो टारगेट बनाए उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने चारों को दबोच लिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उनको पकड़ा गया, उसके बाद उनके फ़ोन से जो जानकारियाँ मिली हैं उसके ऊपर अभी गुजरात एटीएस काम कर रही है और आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र था और इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अबू बकर के साथ इनके कनेक्शन थे और वो कोऑर्डिनेट्स भेज रहा था उनको, पूरे मैसेज वहां से आ रहे थे। भारत में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए इन्हें अहमदाबाद के पास ही नाना चिलोड़ा इलाके में हथियार मिलने वाले थे। इनके पास से मिले मोबाइल में उसका लोकेशन भी था, जिसके आधार पर एटीएस ने वहां से हथियार बरामद किए, जिनमें 3 लोडेड पिस्टल और 20 कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा आईएसआईएस का झंडा भी मिला है। तीनों पिस्टल में कार्ट्रिजेस भरे हुए थे, 2 में 7 कार्ट्रिज थे और 1 में 6 कार्ट्रिज था। टोटल 20 कार्ट्रिज भी हमें वहां से मिले और ये 20 कार्ट्रिज के ऊपर फाटा लिखा हुआ है, FATA लिखा हुआ है, विच इज बेसिकली फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया, जो पाकिस्तान में आता है। तो पिस्टल के हैंडल के ऊपर जो बना हुआ स्टार और कार्ट्रिज पे लिखा हुआ फाटा और साथ ही साथ वहां पर पिस्टल और कार्ट्रिज के उपरांत एक आईसिस का फ्लैग भी मिला है, जिसके बारे में पूछा गया तो इन लोगों ने ऐसा बताया कि उन्हें कहा गया था कि आप जब भी कहीं भी आतंकवादी कृत्य करेंगे तो दैट एक्ट ऑफ टेरर के बाद आप ये आईसिस का झंडा वहां छोड़ के आइएगा। तो उस जगह से हमें 3 पिस्टल, 20 कार्ट्रिजेस और आईसिस के फ्लैग बरामद हुए। इन चारों आतंकियों का पकड़ा जाना एटीएस की एक बड़ी कामयाबी है। इन पकड़े गए आतंकियों के जरिए एटीएस अब मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि इस साजिश के तार कहां तक फैले हैं। आईएसआईएस भारत में लगातार पांव पसारने की कोशिश करता रहा है। पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें इस आतंकी संगठन का हाथ होने के सबूत मिले हैं और कई संदिग्ध और आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक। एटीएस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया है, इस पर आज तक संवाददाता ब्रिजेश दोषी ने खास बातचीत की है गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी से, वो भी आपको सुनवा देते हैं। गुजरात एटीएस को आज एक और बड़ी सफलता मिली है और आईएसआईएस के साथ जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ गुजरात एटीएस के डीआईजी हैं सुनील जोशी, उनके साथ बात करते हैं। जोशी जी, जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ, बड़ी सफलता गुजरात पुलिस को मिली, इन आतंकियों के टारगेट पे क्या था? क्योंकि जो बड़ी चीज़ है कि जो आतंकी पकड़े गए हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे, उनका टारगेट क्या था और क्या मकसद था, किस मकसद से वो यहाँ पे पहुंचे थे? देखिए, जो चारों के चारों टेररिस्ट यहाँ पे पकड़ाए हैं, ये इस्लामिक स्टेट से संबंध रखते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस भारत में प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनको इनका जो पाकिस्तानी हैंडलर है उसके इंस्ट्रक्शन पे ये इंडिया में किसी भी तरह की एक्टिविटी करने के लिए तैयारी रखते थे। इनके जो हैंडलर ने इनको एक सबसे पहले गुजरात अहमदाबाद पहुंच करके एक पर्टिकुलर लोकेशन से वेपन पिक करने का इंस्ट्रक्शन दिया था। वेपन पिक करने के बाद में उनके आगे की क्या एमओ थी, इसके बारे में इनके जो कम्युनिकेशंस हैं वो बड़े ही इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस पे होते हैं, जिसमें ऑटो डिलीट जैसी भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो एज ऑफ नाउ जो हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन पहुंचा है, वहाँ तक इनको ये किस जगह पे क्या करने वाले थे, इसके इंस्ट्रक्शन इस स्टेज के बाद में मिलने वाले थे। कहा गया है कि इसमें कुछ एक मैसेज था यहूदियों के बारे में, बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं उनको टारगेट करने के बारे में। कितनी सच्चाई और वो क्या मैसेज था? क्या उनको कोई टारगेट दिए गए थे, क्योंकि उनके फ़ोन से ये मैसेज मिले हैं? देखिए, क्योंकि जी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत सारे लोगों को अपने टारगेट पे रखते हैं। तो हमने बताया कि इनके जो फ़ोन्स हमने सीज किए हैं और फ़ोन का जो एनालिसिस किया है, तो उसमें हमें इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं जिसमें कि ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी जगह के बारे में बात नहीं करते, पर जनरल यहूदी, क्रिश्चियन, बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को टारगेट करने की बातें करते हैं। सर, ये जो चारों पकड़े गए हैं, क्या उनका कोई कनेक्शन निकला है? क्योंकि सूरत में भी क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तानी कनेक्शन वाले मौलवी को पकड़ा, इसमें भी जो है वो पाकिस्तानी हैंडलर है। कोई कनेक्शन है या फिर ये पूरा नया मामला है? क्योंकि ये चारों जो हैं श्रीलंकाई नागरिक हैं और इनका भारत से सीधा कोई नाता नहीं था। अभी तक हमारे पास में ये जो ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरे जो केसेज जो हैं, उनका इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है,
पर जिस तरह के ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनली बहुत सारे देशों में काम करते हैं, इसमें श्रीलंकन टेररिस्ट का इंडिया में कोई संबंध ना हो, उसके बावजूद भी इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम अपने विदेशी योद्धाओं के माध्यम से करवाते रहते हैं। तो अभी हमारे जो सूरत के और जो दूसरे केसेस हैं उनसे इनका कोई डायरेक्ट लेकिन रिलेशन नहीं आया है। अंतिम सवाल, क्या इस जो टेररिस्ट हैं उनका लक्ष्य जो बाकी के 2 फेज़ हैं उसके साथ कोई कनेक्शन है? चुनाव के 2 फेज़ अभी बाकी हैं और साथ ही चुनाव के परिणाम भी आने बाकी हैं, उससे पहले आतंकियों का गुजरात और भारत में आना, पाकिस्तान का कोई जो है वो नापाक इरादा है क्या? जो है वो चीज़ें हैं कुछ सामने आई हैं या फिर अभी उस पर जाँच होगी? नहीं, इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। कोई बात आगे नहीं, अभी ऐसा कोई भी लिंक हमारे पास में ऐसा नहीं है जिससे मैं आपके जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सब्सटेंशिएट कर पाऊँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डीआईजी सुनील जोशी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनको अभी तक टारगेट नहीं दिया गया था, पर जो बात थी यहूदी हो या क्रिश्चियन हो या फिर बीजेपी और आरएसएस के लोग हो, वो टारगेट पे थे और ये टारगेट पे पहुंचे उससे पहले ही जो है उनको पकड़ लिया गया था। अहमदाबाद से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। गुजरात में लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग हो चुकी है, लेकिन नतीजों से पहले ही कांग्रेस पार्टी में निराशा साफ नजर आने लगी है। खुद गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल कह वो ये रहे हैं कि उनसे बूथ मैनेजमेंट में गलती हो गई है, लेकिन आणंद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। उन्हें जीत का पूरा भरोसा है, इसीलिए 24 घंटे स्ट्रांग रूम के सामने ईवीएम की निगरानी में लगातार बैठे हुए हैं। પરંતુ હું સ્વીકારું છું કે અમારી ક્યાંક નબળાઈ બૂથ પરના મેનેજમેન્ટમાં રહી હતી। बारी बारी शिफ्ट में कार्यकर्ता यहाँ पर सीसीटीवी से पैनी नजर जो ईवीएम वीवीपैट मशीन है उस पर रख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात में 7 मई को वोटिंग हो चुकी है। अब सभी को इंतजार है 4 जून का, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। बीजेपी तीसरी बार सभी 26 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो चुनाव नतीजों से पहले ही कांग्रेस खेमे में मायूसी नजर आने लगी है। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल का ये बयान सुनिए। હું જે જોઉં છું એમાં લોકો આખા ગુજરાતમાં કોંગ્રેસને ભારે સંખ્યામાં મતો આપવા માટે થનગનતા હતા, પરંતુ હું સ્વીકારું છું કે અમારી ક્યાંક નબળાઈ બૂથ પરના મેનેજમેન્ટમાં રહી હતી, એ ન રહે ભવિષ્યમાં। એના માટેનો આ સંવાદ કાર્યકર્તાઓ સાથે મતદાનના 2 દિવસ પહેલાં કોણ બૂથમાં બેસવાનું છે એમ નહીં, સંગઠન પાસે બૂથની યાદીઓ, બૂથનું મેનેજમેન્ટ પહેલેથી તૈયાર હોય। शक्ति सिंह गोहिल के इस बयान से लग रहा है मानो नतीजों से पहले ही उन्होंने हार मान ली है। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल भले ही मान रहे हो कि उनसे बूथ मैनेजमेंट में कमी रह गई, लेकिन गुजरात में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस को जीत का पूरा भरोसा है। उनमें से एक है आणंद लोकसभा सीट। मतदान के बाद से आणंद में कांग्रेस कार्यकर्ता 24 घंटे स्ट्रांग रूम के सामने डटे हुए हैं और ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। गुजरात में लोकसभा की 25 सीटों पर मतदान जो है वो पूर्ण हो गया है और अभी जो ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में सील कर दिए गए हैं। हम आनंद लोकसभा बैठक जहां पर स्ट्रांग रूम है वहां पर उपस्थित है, जहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो पैनी नजर रखे हुए है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। यहाँ पर 2 जगह पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका आक्षेप है कि ईवीएम में छेड़खानी होती है, उनका मानना भी है। और इस वजह से जैसे आनंद लोकसभा बैठक जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है अमित चावड़ा, उसके जीतने के जो है वो ज्यादा है चांसेस। इस वजह से कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। इस वजह से 24 घंटे बारी बारी शिफ्ट में कार्यकर्ता यहाँ पर सीसीटीवी से पैनी नजर जो ईवीएम वीवीपैट मशीन है उस पर रख रहे हैं। स्ट्रांग रूम पर पुलिस का सख्त पहरा है, सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। इसके बावजूद कांग्रेस को ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका सता रही है, लिहाजा कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह सतर्क है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार कांग्रेस को आनंद लोकसभा सीट पर जीत की पूरी उम्मीद है। आनंद की जो स्पेसिफिकली बात करूं तो आप गांव-गांव में गए हुए होंगे, आज अमित चावड़ा जीत ही रहे हैं, फिर भी ये लोग कुछ गलत ना कर जाए, इसीलिए हमारे 16 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई है। 8-8 घंटे सब अलग अलग बैच में काम करते हैं और पूरी निगरानी हम डे एंड नाइट
और जब तक ये ईवीएम खुलेंगे नहीं गिनती के दिन, तब तक इधर से हिलेंगे नहीं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जब उम्मीदवार आए तो 2-3 घंटे कैमरे बन रहे। यहाँ पर कोई था नहीं सुरक्षाकर्मी। उसके बाद आप पीछे देखें तो कैमरे नहीं है। उसके अलावा दोनों इंटर कॉलेज के बीच में गेट में भी कोई जगह कैमरे या कुछ रखा नहीं है। ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में हमारा अभी भी दबदबा है दिखाने के लिए कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है। आनंद में स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए कांग्रेस ने 16 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है, जो शिफ्ट के हिसाब से स्ट्रांग रूम और सीसीटीवी सर्विलांस पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इसके लिए प्रशासन इन कार्यकर्ताओं को बाकायदा पास भी इशू किए हैं। कांग्रेस आनंद में कमाल कर पाएगी या बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाएगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। राजकोट से रौनक मजीठिया और आनंद से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। देवभूमि द्वारिका का शिवराजपुर समुद्र तट गुजरात का पहला ब्लू फ्लैग बीच बन चुका है। ये पर्यावरण और सैलानियों से जुड़ी तमाम सुविधाओं के मानकों पर खरा उतर रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। हवा का झोंका, समंदर का किनारा, लहरों पर मस्ती, गुजरात की ये खूबसूरती। भगवान श्री द्वारकाधीश की नगरी से महज 12 किलोमीटर दूर ये शिवराजपुर बीच है, जहां समंदर का साफ सुथरा नीला पानी सैलानियों की पहली पसंद बन गई है। यहाँ अब बड़ी तादाद में पर्यटक सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे हैं। सैलानियों की मौज मस्ती के लिए भी यहाँ कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। कोई समंदर की सतह पर स्कूबा डाइविंग का आनंद ले रहा है, तो कोई समंदर की इन लहरों पर बोटिंग करता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, पैसा वसूल इस बीच पर सैलानी पैराग्लाइडिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटक के लिहाज से इस जगह को बेहद खास माना गया है। गुजरात का ये पहला ब्लू फ्लैग बीच है, जो पर्यटक और पानी की स्वच्छता जैसे कई मानकों पर खरा उतरा है। इसके साथ ही शिवराजपुर बीच अब पर्यटन के नक्शे पर भी एक नई पहचान के रूप में नजर आ रहा है। शिवराजपुर का ये बीच इसीलिए और भी खास बन जाता है क्योंकि यहाँ पर्यटकों को द्वारकाधीश के भजन कीर्तन के साथ साथ घूमने फिरने का भी अच्छा मौका मिलता है। लिहाजा यहाँ पूरे साल लाखों पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजकोट में हुआ एक अनोखा फैशन शो जो सुर्खियों में बना हुआ है। सबसे खास बात यह है कि इस फैशन शो में हिस्सा लेने वाले सभी महिलाएं कैंसर सर्वाइवर हैं। उन्होंने अपने बुलंद हौसलों से लास्ट स्टेज कैंसर को मात दी है, उसे हराया है। इस फैशन शो का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज होने जा रहा है। इन कदमों को हौसले ने रफ्तार दी है। रैंप पर ये खूबसूरती आत्मविश्वास की है। राजकोट में हुआ ये फैशन शो कई मायनों में बेहद खास है। इस शो में हिस्सा लेने वाली 19 से लेकर 70 साल की महिलाओं में एक चीज कॉमन है और वो है इनका जज्बा। दरअसल इन सभी महिलाओं ने लास्ट स्टेज कैंसर को मात दी है। कैंसर से कभी हार न मानने की इनकी जिद ने ही इन्हें नई जिंदगी का तोहफा दिया है। इनके हौसले को सलाम करने के लिए राजकोट के कैंसर क्लब ने इस फैशन शो का आयोजन किया। ये एक्चुअली कपड़े का या ब्यूटी का कोई फैशन शो नहीं है। ये नारी शक्ति की जो हिम्मत है, जो उनका स्ट्रगल है, उसका फैशन शो है। इन महिलाओं में से कोई सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित था तो कोई गले या ओवरी कैंसर से। लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी इन महिलाओं के हौसले को तोड़ नहीं पाई। इस फैशन शो में महिलाओं ने पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप पर वॉक किया तो दर्शकों ने तालियों के साथ इनका मनोबल बढ़ाया।
मैं राजकोट से ही बिलोंग करती हूँ। मेरी एज 34 है। मुझे कैंसर मैं जब 31 ईयर की थी तब डायग्नाइज हुआ था। मेरा किड भी तब छोटा था। तो उस वक्त मैं जब रिपोर्ट्स वगैरह करवाने गई तो 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि वाई मी, मैं ही क्यों। उसके बाद मैं जब हॉस्पिटल गई तो मैंने इतने सारे लोगों को देखा और मुझसे कहीं छोटी उम्र के लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। देयर आर मैनी पीपल कि जो इस तरह की बीमारी से सर्वाइव कर रहे हैं। तो अभी इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि कॉन्फिडेंस रखे और बस जितना डॉक्टर बोलते जाए उतना करते जाए। बस मैं उसी तरह से नॉर्मल अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी घर की लाइफ सब नॉर्मल तरीके से जीते जीते मैंने पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट की। मैं सिर्फ 5 इयर्स की थी जब मुझे कैंसर हुआ था। मेरी ट्रीटमेंट अहमदाबाद में हुई है। उसके बाद मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई थी। लाइक स्कूल में कोई बुलाता नहीं था, पास में कोई बिठाता नहीं था। बाद में धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये चीज़ सिर्फ मुझे ही पार करनी है, यहाँ मेरे साथ कोई देने वाला। आज मैं वहाँ पर जब थी तब मैंने वही देखा था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो मैंने जो देखा था कि डॉक्टर्स हैं, सारी ये चीज़ें हैं, तब मैं वही सीरीज से और उससे ही खेलती थी। और आज वो वक्त है कि जब मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। मैंने अभी नीट क्रैक की हुई है और होपफुली मैं थोड़े दिनों में डॉक्टर बन भी जाऊँगी। इस कार्यक्रम का मकसद उन कैंसर पीड़ितों का हौसला बढ़ाना भी है जिन्हें इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। बड़ी संख्या में कैंसर सर्वाइवल महिलाओं की भागीदारी को देखकर उत्साहित आयोजकों का दावा है कि इस कार्यक्रम को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया जाएगा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।